एक पुराने हार ने खोला 20 साल पुराना राज। तलाक के बाद मैं किराया बचाने के लिए माँ का पुराना हार बेचने गई। लेकिन सुनार ने कांपते हुए कहा, बेटी तुम्हें 20 साल से ढूंढा जा रहा है। तलाक के कागज पर मेरी आखिरी साइन सूख भी नहीं पाई थी कि मेरे पति ने मेरी पूरी जिंदगी अपने नाम की तरह फेसबुक पर पोस्ट कर दी। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी मेहनत से बनी कंपनी, सबके सामने वह मुस्कुरा रहा था और मैं मेरे हाथ में टूटी स्क्रीन वाला फोन था, कंधे पर पुराना बैग और गले में माँ का एक पुराना हार। उस रात मेरे मकान मालिक ने कहा, आरती जी किराया नहीं आया तो 48 घंटे में कमरा खाली करना पड़ेगा। मैंने उसी हार को छुआ और पहली बार लगा कि माँ की आखिरी निशानी भी बेचनी पड़ेगी। दिल्ली की सर्द शाम में मैं चांदनी चौक की एक पुरानी ज्वेलरी दुकान के बाहर खड़ी थी। दुकान इतनी पुरानी ही लग रही थी जैसे हर दीवार ने कई परिवारों के राज छुपा रखे हो। अंदर पीली रोशनी थी, लोहे की जाली थी और एक बूढ़ा सुनार जिसकी आंखें तेज थी, लेकिन चेहरा थका हुआ। मैंने हार काउंटर पर रख दिया। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैंने धीरे से कहा, बस इतना मिल जाए कि 1 महीने का किराया दे सकूं। बूढ़े ने बिना उत्साह के हार उठाया। सोने की पतली चैन थी, बीच में छोटा सा मणिक जड़ा लॉकेट। मेरी माँ मीरा देवी इसे हर दिन पहनती थी। जब वह मरी मैंने उनके गले से यही उतारा। सुनार ने जैसे ही लॉकेट उलट कर देखा, उसकी उंगलियां जम गई। उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसने फुसफुसा कर पूछा। मेरी माँ का था। तुम्हारी माँ का नाम मीरा देवी शर्मा। वह पीछे लड़खड़ा गया, काउंटर से स्टूल टकराया और जमीन पर गिर पड़ा था। बेटी, उसकी आवाज कांप रही थी, साहब तुम्हें 40-20 साल से ढूंढ रहे हैं। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। कौन साहब? तभी दुकान के पीछे का लकड़ी का एक दरवाजा खुला। एक लंबा बूढ़ा आदमी बाहर आया। सफेद बाल, सीधी सीधी कमर, काले बंद गले में ऐसी रईसी थी जो चिल्लाती नहीं, बस कमरे को चुप करा देती है। उसकी नजर पहले हार पर गई, फिर मेरे चेहरे पर टिक गई। उसकी आंखें भर आए। नंदिनी, उसने कहा। मैं पीछे हट गई। नंदिनी मेरी माँ का दूसरा नाम था जिसे घर में सिर्फ नानी पुकारती थी। आप कौन हैं? उसने दीवार पकड़ ली, जैसे 20 साल का दर्द अचानक उसके सीने पर गिर पड़ा हो। मैं तुम्हारा नाना हूँ। मैं हंसना चाहती थी, भागना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी कि अब कोई नया धोखा मत दो। लेकिन उसी पल मेरा फोन का, राघव का मैसेज था, गरीबी मुबारक हो, वापस रेंगते हुए मत आना। मैंने स्क्रीन देखी, फिर उस बूढ़े आदमी को। उसने कांपते हाथों से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर इसलिए गायब हुई थी क्योंकि मेरे बेटे की हत्या के बाद तुम्हारी जान को खतरा था। मैंने सोचा था मैंने अपनी बेटी और नातिन दोनों खो दी। मेरे कानों में खून दौड़ने लगा। माँ ने कभी अपने मायके की बात क्यों नहीं की? अगर यह आदमी सच कह रहा था तो मैं कौन थी? अगर झूठ बोल रहा था तो उसे मेरी माँ का छुपा नाम कैसे पता था? तभी दुकान के बाहर काली गाड़ियों का काफिला रुका और बूढ़े ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, आरती, अब सच सुनने का वक्त आ गया है। उस आदमी का नाम राजवीर मल्होत्रा था और दिल्ली के बड़े बड़े विले उसकी एक चुप्पी से रास्ता बदल देते थे। मैं उसके साउथ दिल्ली वाले ऑफिस में बैठी थी, सस्ते स्वेटर में सिकुड़ी हुई, जबकि सामने कांच की दीवारों के पार शहर चमक रहा था। उसने मेरे सामने एक फाइल रखी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए गरीबी चुनी, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे नाम पर जो ट्रस्ट था उसे कभी छुआ तक नहीं। वकील ने कागज आंखें सरकाए। आरती मीरा मल्होत्रा, आप लुसिया फैमिली ट्रस्ट की अकेली वारिस है। वर्तमान मूल्य लगभग 92 करोड़। मेरी सांस अटक गई। राघव ने सब छीन लिया। मैंने कहा। राजीवीर की आंखें पत्थर जैसी हो गई। तो हम जानेंगे उसने छीना कैसे। मैंने पासवर्ड, तारीखें, कंपनी के खाते, नकली दस्तावेज और वह फाइलें बताई जिन्हें राघव हमेशा औरतों की समझ से बाहर कहता था। उसे याद नहीं रहा कि 5 साल तक उसकी कंपनी की असली हिसाब किताब मैंने संभाली थी। 2 दिन बाद राघव का फोन आया। सुना है तुम सवाल पूछ रही हो, उसने हंसते हुए कहा। मैंने कॉल स्पीकर पर डाल दी। मैं अपना वापस मांग रही हूँ। तुमने सब साइन किया था। 3 ट्रांसफर पर मेरी साइन नकली है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसकी आवाज धीमी और जहरीली हुई। सावधान रहो, टूटी हुई औरतों पर कोई भरोसा नहीं करता। पीछे से उसकी नई प्रेमिका सिया हंसी। उसे बोलो वो हार भी नकली होगा। राघव बोला, शुक्रवार को लॉन्च पार्टी है, तुम्हारे पुराने घर में आ जाना। गेट पर बचा खाना दिलवा दूंगा। मैंने शांत स्वर में कहा, दोबारा बोलो। वह अकड़ गया। घर मेरा, कंपनी मेरी, जज का गोल दोस्त मेरा, तुम्हारे पास क्या है? टूटा फोन। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और यह बहुत साफ रिकॉर्ड करता है। शुक्रवार रात मैं उसी घर के गेट पर खड़ी थी, काली साड़ी में। राघव मेहमानों के बीच हंसा।
देखो कौन भीख मांगने आए हैं। तभी मेरे पीछे काली गाड़ी रुकी। राजवीर मल्होत्रा उतरे। पूरा लॉन शांत हो गया। उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ थामा और कहा, मेरी नातिन अंदर चले। राघव का चेहरा पहली बार सचमुच टूट गया। राघव का चेहरा पूरा लान खुमास था। जहां कुछ सेकंड पहले हंसी और शराब के गिलासों की आवाज थी, वहीं अब सिर्फ कैमरों के क्लिक सुनाई दे रहे थे। दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन, नेता और मीडिया वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। राघव की उंगलियां उसके गिलास पर कस गई। मल्होत्रा सर, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। राजवीर मल्होत्रा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कमरे में मौजूद सबसे महत्वहीन आदमी हो। हाँ, उन्होंने शांत स्वर में कहा, और जिस औरत को तुमने सड़क पर छोड़ दिया था वह मेरी नातिन है। सिया का चेहरा उड़ गया। मैंने पहली बार राघव की आंखों में डर देखा, असल डर। वह तुरंत हंसने की कोशिश करने लगा। सर, शायद कोई गलतफहमी। राजीव ने बीच में काट दिया। गलतफहमी तब होती है जब किसी ने गलती से किसी का दिल तोड़ा हो। तुमने तो योजना बनाकर सब छीना है। उन्होंने अपने वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने वही सबके सामने एक फाइल खोल दी। राघव सिंघानिया वह ऊंची आवाज में बोला, आपकी कंपनी के पिछले 4 साल के खातों में फर्जी ट्रांसफर, टैक्स चोरी और फ्रॉड सिग्नेचर्स पाए गए हैं। राघव का रंग उतर गया। ये बकवास है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, बकवास नहीं, अकाउंटिंग है। और याद है, तुम्हारी मेरी फाइनेंस टीम में संभालती थी। भीड़ में हलचल मच गई। एक पत्रकार तुरंत कैमरा लेकर आगे बढ़ा। सर, क्या ये सच है कि कंपनी पर केस होने वाला है? राघव पसीने में भीग गया। आरती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं हंस पड़ी। तुम्हें लगा था तलाक के बाद मैं रोती रहूंगी। मैंने धीरे से कहा, तुम भूल गए, तुम्हें सफल बनाने वाली औरत मैं ही थी। सिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन तभी 2 इनकम टैक्स अधिकारी अंदर आए। मिस्टर राघव सिंघानिया, पूरा लोन जम गया। हमें आपके ऑफिस और इस प्रॉपर्टी की तलाशी का वारंट मिला है। राघव चिल्लाया, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। राजवीर ने शांत स्वर में कहा, अब सब जान जाएंगे। उस रात पार्टी बंद हो गई। मेहमान एक एक करके निकलते गए। जो लोग कुछ घंटे पहले राघव के साथ फोटो खींचवा रहे थे, वही अब उससे नजरें बचा रहे थे। और मैं उसी घर की बालकनी में खड़ी थी जहां कभी मुझे अपमानित करके निकाला गया था। दिल्ली की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। राजवीर मेरे पास आकर रुके। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, उन्होंने धीमे से कहा। मैंने पहली बार उनसे सीधा सवाल पूछा, माँ ने मुझे आपसे दूर क्यों रखा? उनकी आंखें भर आई, क्योंकि हमारे परिवार के अपने लोग ही दुश्मन बन गए थे। उन्होंने लंबी सांस ली। मेरे बेटे अर्जुन यानी तुम्हारे मामा की हत्या बिजनेस दुश्मनी में हुई थी। उसी रात तुम्हारी माँ को धमकी मिली कि अगला नंबर उसकी बेटी का होगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब मेरा? उन्होंने सिर हिलाया। मीरा तुम्हें लेकर भाग गई। उसने अपनी पहचान बदल दी। गरीबी में रही लेकिन तुम्हें जिंदा रखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अचानक माँ की वह बातें याद आने लगी। हर बार घर बदलना, कभी फोटो ना खिंचवाना, हर नए शहर में नया नाम। मैंने हमेशा सोचा था माँ डरपोक थी, असल में वह मुझे बचा रही थी। उन्होंने कभी दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैंने पूछा। राजवीर हल्का मुस्कुराए, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया तुम थी। मेरी सांस टूट गई। 20 साल तक मैंने माँ से शिकायत की थी कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन सच ये था, उन्होंने मुझे जिंदगी दी थी। अगली सुबह हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक खबर थी, बिजनेस टकून राघव सिंघानिया पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। उसके वीडियो वायरल हो रहे थे। वही आदमी जिसने फेसबुक पर मुझे बर्बाद दिखाया था, अब खुद कैमरों से भाग रहा था। मेरा फोन लगातार बज रहा था। पुराने रिश्तेदार, फर्जी दोस्त, यहाँ तक कि राघव की माँ का भी कॉल आया। बेटा, घर की बात घर में सुलझा लो। मैंने फोन काट दिया। दोपहर में मैं माँ की पुरानी चीजें देखने बैठी। राजवीर ने उनका एक छोटा ट्रंक मुझे दिया था। उसमें साड़ियाँ थी, कुछ खत और एक डायरी। मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी यह पढ़े। मेरी आंखें धुंधली हो गई। आरती, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं चाहती थी तुम आम जिंदगी जियो। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे चारों तरफ दौलत के भेड़िए मंडराएं। अगर कभी तुम्हें मेरा हार वापस उस दुनिया तक ले जाए तो डरना मत। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मल्होत्रा खून हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात पहली बार मुझे लगा मैं अकेली नहीं थी। 3 महीने बाद मैं उसी कंपनी के नए ऑफिस में दाखिल हुई जिसे राघव ने मुझसे छीना था। अब नाम बदल चुका था, मीरा फाउंडेशन ग्रुप। दीवार पर माँ की तस्वीर लगी थी।
नीचे लिखा था, उस औरत के नाम जिसने सब खोकर भी अपनी बेटी को बचा लिया। मेरे केबिन में राजवीर आए। एक खबर और है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। क्या? उन्होंने अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। राघव की कंपनी आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुकी थी। मैंने अखबार बंद किया। अजीब बात थी, जिस आदमी ने मुझे सड़क पर लाने की कसम खाई थी, अब उसके बारे में सोचकर भी कुछ महसूस नहीं होता था। ना नफरत ना दर्द, बस खालीपन। शायद यही असली जीत होती है। तभी मेरी नज़र माँ के हार पर गई, जो अब भी मेरे गले में था। उसे छूते ही लगा जैसे माँ कह रही हो, अब दर्द खत्म। मैंने शीशे में खुद को देखा, तलाकशुदा, टूटी हुई, धोखा खाई हुई, लेकिन खत्म नहीं, क्योंकि कुछ औरतों को बर्बाद करने की कोशिश ही नहीं उन्हें उनकी असली ताकत तक पहुंचा देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।